हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे द हिंदू डेली न्यूज एनालिसिस में। तो आज यानी कि 13 जुलाई 2025 के द हिंदू में क्या है खास, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। सो द फर्स्ट न्यूज फ्रॉम द हिंदू टुडे इज फ्रॉम फोर्ट ऑफ मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। विजिट द फोर्ट of Maratha military landscapes which made it to UNESCO list। प्राइम मिनिस्टर, तो अभी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, इन्होंने कल एक गैदरिंग को एड्रेस करते हुए एम्फेसाइज किया कि एज एन इंडियन हम सभी को जो फोर्ट हैं मराठा मिलिट्री लैंडस्केप के जो पार्ट हैं, है ना, लगभग 12 हैं ना, इन सबको विजिट करना चाहिए, जिन्हें हाल ही में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। ठीक है, ये एम्फेसाइज इन्होंने किया बिकॉज ऑफ कोर्स टूरिज्म बढ़ेगा महाराष्ट्र में और अदर जगह पे जहाँ भी ये लैंडस्केप्स हैं, है ना। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का कहना है कि एज एन इंडियन हमें ये विजिट करनी ही चाहिए बिकॉज जब हम इन्हें विजिट करेंगे तो पता चलेगा जो मराठास थे, जो प्राइड ऑफ इंडिया भी कहे जाते हैं, है ना, ये कितने विजनरी थे। ठीक है, अगर कुछ सरकम ट्रांसेस नहीं आते, है ना, तो ये लगभग अनडिफीटेड थे। ठीक है, तो इनका विजन, इनकी जो स्किल्स हैं, इनकी जो स्ट्रेटजी हैं, उनके बारे में डीपली पता चलेगा इफ यू विजिट दीज फोर्ट ऑफ मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। अब तो अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में है ये, है ना, फोर्ट ऑफ मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। टोटल 12 है ये नंबर में, और महाराष्ट्र में डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, 11, है ना, जबकि जो एक साइट है वो आपके तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में गिंजी नाम की जगह है जहां पर आपको ये साइट देखने को मिलेगी। तो कुल मिला के फोर्ट ऑफ मराठा मिलिट्री लैंडस्केप में 12 फोर्ट्स आते हैं। ठीक है, जिसमें से 12 आपके महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगे आपको, और वेयरएज एक आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। तो अभी हाल ही में 47th मीटिंग हुई, जिसे सेशन भी बोला जाता है। तो 47th सेशन हुआ ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का जो सेशन है वो कौन बुलाता है? यूनेस्को। ठीक है, जहां पर इंडिया की तरफ से प्रपोज किया गया मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को टू डिक्लेयर वर्ल्ड हेरिटेज साइट, है ना। 20 लोग थे इस मीटिंग में, जिनमें से लगभग 18 लोगों ने, है ना, इंडिया के इस प्रपोजल को वेलकम किया। एंड फाइनली द फोर्ट ऑफ मराठा मिलिट्री लैंडस्केप हैज बिकम द 44th वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया। तो इंडिया में, है ना, इसके बाद कुल मिला के लगभग 44, लगभग नहीं एग्जैक्टली, है ना, 44 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गई हैं, है ना। इससे पहले भी बहुत सारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर की जा चुकी हैं, है ना। सबसे पहली जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो डिक्लेयर की गई थी इन 1983, और एक साथ तीन तीन इंडियन हेरिटेज साइट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टाइटल दिया गया था, जिसमें आपका आगरा फोर्ट, अजंता केव्स एंड एलोरा केव्स। ठीक है, तो फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1983, है ना, यूनेस्को रिकॉग्नाइज इंडियन हेरिटेज साइट, है ना, एंड 3 हेरिटेज साइट वाज रिकॉग्नाइज्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट एट द टाइम, है ना। आगरा फोर्ट, अजंता केव्स एंड एलोरा केव्स। अगर इनमें भी सबसे पहला पूछा जाए तो सबसे पहले आगरा को प्रपोज किया गया था, और आगरा को ही डिक्लेयर किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो इंडिया की पहली वर्ल्ड हेरिटेज साइट आपकी आगरा फोर्ट है, याद रखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी साइटें हैं, लाइक आपकी ताजमहल हो गई, रेड फोर्ट दिल्ली, जामा मस्जिद दिल्ली, इसके अलावा आपका जो धौलावीरा है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है, उसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है। रामप्पा टेम्पल को भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है। तो कुल मिला के 44th वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गई हैं इंडिया में। ठीक है, तो 47 सेशन था वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का, जो यूनेस्को के द्वारा बुलाया जाता है। और ये सेशन कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया? विच प्लेस? पेरिस।
ठीक है, जहां पे इंडिया ने मराठा मिलिट्री लैंडस्केप का प्रपोजल रखा टू डिक्लेयर इट एज ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, तो इस चीज को याद रखेंगे। इसके अलावा अगर बात करें यूनेस्को के बारे में, ठीक है, यूनेस्को स्टैंड फॉर यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, 1945 में इसको बनाया गया। ठीक है, एंड इसके हेडक्वार्टर है एट पेरिस। ठीक है, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग यूनेस्को, तो इसको याद रखेंगे। इसके अलावा ये जो 12 फोर्ट है, हमने जान लिया कौन कौन से स्टेट में। 12 फोर्ट में से 11 आपके महाराष्ट्र में है, वेयर एज एक आपका सिंगल तमिलनाडु में। तो कहाँ कहाँ पे हैं ये फोर्ट, है ना? तो ये आपके सलार में है, सिवनेरी में है, लोहगढ़ में है, खंदेरी में है, रायगढ़ में है, राजगढ़ में है, प्रतापगढ़ में है, सुबनदुर्ग में है, पहनाला में है, विजयदुर्ग में है एंड सिंधुदुर्ग में है। ठीक है, ये महाराष्ट्र में है सारी, ये जो 11 साइट्स हैं ये महाराष्ट्र में है। वेयर एज, है ना, एक गिंजी फोर्ट है जो कि कहाँ पे आपका तमिलनाडु में। तो ये बाकी तो 11 याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, बट गिंजी फोर्ट को याद रखना, आप गिंजी फोर्ट को याद रखना, ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में है ना। पता चले कि इस पर कोई आर्टिकल आ जाए, है ना, क्योंकि बर्निंग टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, एंड और उसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग मराठा मिलिट्री लैंडस्केप साइट इज नॉट बिलोंग्स टू महाराष्ट्र, तो योर आंसर शुड बी गिंगी फोर्ट, याद रखना इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ मूव करते हैं। द नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम एयर इंडिया फ्लाइट नंबर 171, जो लास्ट मंथ 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, एंड टेक ऑफ के विद इन 3 सेकेंड के बीच, 3 सेकेंड के अंदर ये साइट क्या कर गई, ये जो प्लेन है वो क्रैश कर गया। ठीक है, और इसके क्रैश के बाद बहुत सारा हमें ह्यूमन लॉस हुआ, ऑफ कोर्स इकोनॉमिक लॉस भी हुआ होगा, वी डोंट नो अबाउट इट, है ना, बट ह्यूमन लॉस 260 लोग जो इस प्लेन पर सवार थे मारे गए। इसके अलावा जिस जगह पे ये क्रैश हुआ वहां पर भी ऑन ग्राउंड 19 लोगों की डेथ हो गई, तो कुल मिला के 280 लोग अप्रॉक्स इसमें मारे गए। तो इसके बाद इंडिया में, पूरी दुनिया में एक डिबेट स्टार्ट हो गई, मतलब कई तरह की डिबेट थी, है ना। पहली डिबेट यही थी कि ये जो एयर ट्रैवल है, इज इट सेफ, ठीक है। दूसरा, जो प्लेन क्रैश हुआ है ना, इस प्लेन को बनाती है बोइंग, बोइंग का ड्रीम लाइनर 787 प्लेन है। इस पे भी क्वेश्चन रेज हो गए, बोइंग पे भी क्वेश्चन रेज हो गए। इसके अलावा एयर इंडिया, है ना, जो इस प्लेन को ऑपरेट करती है, ओन करती है, इस पर भी क्वेश्चन रेज हो गए कि कहीं एसओपी में कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं थी। ठीक है, इसके बाद एक अथॉरिटी है जो इस तरह के एक्सीडेंट को देखती है, जिसका नाम है एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, AIIB, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। ठीक है, इसको इन्वेस्टिगेशन दे दी गई और इन्होंने अपनी जो इंटरिम रिपोर्ट है, हालांकि इन्होंने बोला है कि ये फाइनल रिपोर्ट नहीं है, तो इससे हम किसी कंक्लूजन तक नहीं पहुंचते, बट जो हमारे प्राइमा फेसी जो हमने कंक्लूड किया है, जो हमें लग रहा है, वो हम इस रिपोर्ट के थ्रू बता रहे हैं। तो एक इंटरिम रिपोर्ट आई है ना, जो बेस है पूरी तरह पायलट्स पे, है ना। किसी भी प्लेन में, है ना, 2 पायलट होते हैं मेनली, एक कैप्टन होता है, एक उसका को पायलट होता है ना। तो 2 पायलट हमेशा ऑपरेट करते हैं प्लेन को, है ना। तो इन पायलट्स के बीच में एक कन्वर्सेशन है,
है ना, उस कन्वर्सेशन को पॉइंट आउट किया गया है, ठीक है। और इससे वजह भी सामने आई है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस प्लेन क्रैश, है ना। एक्चुअली हुआ क्या था कि टेक ऑफ के 3 सेकंड के बाद, ठीक है, जो फ्यूल सप्लाई है, जो इंजन को चालू रखती है, उस फ्यूल सप्लाई को कट ऑफ कर दिया गया, ठीक है। कट ऑफ कर दिया गया या ऑटोमेटिकली हो गया या कोई टेक्निकल ग्लिच था, है ना। इससे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं लग रहा है, कि सिर्फ इतनी, है ना, जो रिकॉर्डिंग है ना, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर जो होता है, उससे एक कन्वर्सेशन मामूली सा निकल के आया है ना, जिसमें कह रहा है कि वन पायलट आस्क्ड द अदर व्हाई डिड ही कट ऑफ फ्यूल, है ना, कि तुमने फ्यूल क्यों काटा, फ्यूल सप्लाई क्यों काटा। द अदर पायलट रिस्पॉन्डेड दैट ही डिडंट डू सो, कि मैंने ये नहीं किया, एंड इसके बाद जो है प्लेन क्रैश हो जाता है। अब, है ना, इसको लेके बहुत सारे स्पेकुलेशन लगाए जा रहे हैं कि कहीं दो पायलट्स के बीच में, ये जो पायलट इस प्लेन को चला रहे थे, डेस्टिनेशन तक लेके जा रहे थे, कहीं इन दोनों पायलट्स के बीच में मिस कोऑर्डिनेशन तो नहीं था, या फिर इन दोनों पायलट्स के बीच में जो म्यूचुअल केमिस्ट्री होती है वो तो कहीं खराब नहीं थी, है ना। मिस केमिस्ट्री की वजह से लैक ऑफ कम्युनिकेशन हुआ हो, लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया हो, ठीक है। या फिर ये भी स्पेकुलेशन लगाए जा रहे हैं कि कहीं जो फ्यूल सप्लाई है वो ऑटोमेटिकली कट तो नहीं हो गई, और जिसकी वजह से जो है प्लेन क्लैप्स कर गया। अब जो गवर्नमेंट सपोर्टेड या फिर जो बिजनेस टाइकून सपोर्टेड मीडिया है, वो इस कन्वर्सेशन से एक ही कंक्लूजन ड्रॉ कर रहा है कि गलती किसकी थी, पायलट की थी, और ऐसा दिखाने की कोशिश भी की जा रही है, ठीक है। बहुत सारे रीजन है ना, बिकॉज देखो, जब पायलट किसी एयर क्रैश के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो उस प्लेन को ऑपरेट करने वाली जो कंपनी है, लाइक एयर इंडिया, उसकी जो देनदारी है ना, जो उसे भरपाई देनी पड़ती है, जो उसे इंश्योरेंस का क्लेम दिलवाना पड़ता है, उससे वो बच जाते हैं। इसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, प्लेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, वो भी इससे बच जाती है ना। तो अब कुछ लोग ये भी अब सस्पेक्ट कर रहे हैं कि पायलट के ऊपर सारा ब्लेम डाल दो, एंड इसके बाद क्या है कि सारे क्लेम से बच जाओ, है ना, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच जाओ, एंड अपनी कंपनी को क्या करते रहो, है ना, सेफली रन करते रहो, है ना। तो सबसे आसान तरीका है पायलट पर ब्लेम डालने का। तो इस तरह की जो खबरें हैं वो चलना भी शुरू हो गई हैं, लोगों ने पॉइंट आउट करना भी शुरू कर दिया है ना। रिपोर्ट पॉइंट टू द ह्यूमन इंटरवेंशन एज अ cause of crash. The report has given details, but there are several issues that are not covered. For the past 1 month, the electronic media have been full of YouTube narrative painting the Boeing 787 Dreamliner the type of aircraft that crashed with a black brush. But the aircraft is safe, and several other factors could have caused the crash. When the authorities appointed a Director General of Police an inquiry committee and threw in a sabotage angle, it harked back to several cases of pilot suicide event. The preliminary report with several shortcomings does give an indication in that direction, है ना। कह रहे हैं कि भाई इसको एक नया एंगल दे दिया गया कि कहीं जो पायलट है वो फटीक से तो नहीं गुजर रहा था। फटीक मतलब क्या है कि एक जो फ्लाइंग बोर्डम होता है उससे तो नहीं गुजर रहा था, जिसकी वजह से ही ना एक सुसाइड तो नहीं था कहीं, ठीक है। अब अगर मान लो ये सुसाइड भी था, है ना, तो जो को पायलट है वो ये क्यों कहेगा कि भाई मैंने ये नहीं किया है, लास्ट टाइम है प्लेन क्रैश होने वाला है, कह देता कि हाँ मैंने किया है ना। तो हम इससे कुछ कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। अब और इसी को लेकर गवर्नमेंट का भी अब है ना स्टेटमेंट आया है, और जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ना, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है, उनका भी आया कि ये एक इंटरिम रिपोर्ट है ना, ये प्राइमा फेसी रिपोर्ट है कि प्राइमा फेसी क्या लग रहा है, ठीक है। बाकी है ना अभी इसको लेकर कोई भी फाइनल कंक्लूजन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। तो देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ मूव करते हैं।
इंडिया इज पुअर रिसोर्टिंग टू इनफॉर्मल क्रेडिट डेटा, ठीक है, इन ईयर 2014, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज सॉमन एज द 15th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और उन्होंने एक अपनी फ्लैगशिप स्कीम लागू करी जिसका नाम था प्रधानमंत्री जनधन योजना। इस जनधन योजना का जो टारगेट था बैंकिंग को हर घर तक पहुंचाना, है ना, एंड एक एम डिसाइड किया गया कि इस स्कीम के तहत एटलीस्ट हर घर में एक पर्सन के पास एटलीस्ट एक बैंक अकाउंट होगा। विजन क्या था इसके पीछे कि भाई क्यों होना चाहिए बैंक अकाउंट, है ना। तो पहला जो रीजन था, एक तो लोगों में सेविंग की जो है हैबिट डेवलप करना, है ना, कि लोग अपना पैसा क्या करें, अगर कुछ बच रहा है तो उसको बैंक अकाउंट में जमा करें। सेविंग पहले भी करते थे लोग, है ना, बट उस सेविंग का बहुत ज़्यादा फायदा गवर्नमेंट को नहीं होता था, लोगों को नहीं होता था। अब जब सेविंग के नाम पर पैसा लोग कहाँ डालेंगे, बैंक अकाउंट में डालेंगे, है ना। ये पैसा बैंक कहीं इन्वेस्ट कर देगी, इंफ्रास्ट्रक्चर्स वगैरह में, लोन्स वगैरह में इन्वेस्ट कर देगी, है ना, तो पब्लिक को फायदा होगा, गवर्नमेंट को फायदा होगा, गवर्नमेंट को फंड मिलेगा। दूसरा था कि लोगों तक डेट, कर्ज की, है ना, लोन की इजी एक्सेस करवाना, है ना, कि लोगों तक आसानी से क्या पहुंचे, है ना, लोन फैसिलिटीज पहुंचे, है ना। तो पहला जो एम था वो तो फुलफिल किया, है ना। जो योजना है, जो स्कीम है ना, उसने 96% लोगों को बैंकिंग स्पैन में ला दिया, और 96% लोगों को, है ना, बैंक में पैसा रखने की आदत डाल दी। बट जो दूसरा गोल था, एसेस टू लोन फैसिलिटी, है ना, लोन फैसिलिटी बहुत ज़्यादा प्रोवाइड नहीं कर पाया। वही जो रिसेंट डाटा है ना, जो रिसेंट रिपोर्ट आई है, रिसेंट डेटा आया है, वही इसके बारे में बताता है। कहता है कि गवर्नमेंट जो है वो क्लेम कर रही है कि 96% लोगों तक हम लोगों ने बैंकिंग फैसिलिटी पहुंचा दी है ना। बट जो डेटा है वो क्या कह रहा है कि आज भी मेजॉरिटी पॉपुलेशन इंडिया की वो क्या कर रही है, लोन लेने के लिए इनफॉर्मल रूट का इस्तेमाल कर रही है। अब ये इनफॉर्मल रूट क्या होते हैं, है ना, फॉर्मल रूट क्या होते हैं, देखो लोन, है ना, जब आप पैसा किसी से उधारी पे लेते हो तो उसको क्या बोल दिया जाता है, लोन बोल दिया जाता है। अब लोन फॉर्मल कैसे होता है, इनफॉर्मल कैसे होता है ना। जब आप लोन बैंक से लेते हो या किसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से लेते हो जो आरबीआई द्वारा लाइसेंस्ड है, इनसे लेते हो, तो इस लोन को क्या बोला जाता है, फॉर्मल लोन बोल दिया जाता है ना, या इंस्टीट्यूशनल लोन भी बोल दिया जाता है। ठीक है, जब आप लोन, है ना, आप माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से लेते हो या प्राइवेट लैंडर्स से लेते हो, है ना, तो इसको क्या बोल दिया जाता है, इनफॉर्मल लोन बोल दिया जाता है। ठीक है, अनइंस्टीट्यूशनल बोल दिया जाता है या नॉन इंस्टीट्यूशनल बोल दिया जाता है। अब लोन दोनों ही है, बट एक से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और एक से बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। तो जो फॉर्मल लोन होता है ना, इसमें जो टर्म एंड कंडीशन होती है लोन की पहले से डिफाइन होता है। अब इन केस अगर आप लोन नहीं जमा कर पाते हो तो रीस्ट्रक्चरिंग होती है। बट कुल मिला के क्या होता है, लीनियंट वे होता है आपसे कर्ज वसूलने का, आपसे लोन वापस लेने का, है ना। बट जब आप नॉन इंस्टीट्यूशनल तरीके की तरफ जाते हो, है ना, जब आप इनफॉर्मल तरीके से लोन लेते हो, है ना, तो इसमें जो टर्म एंड कंडीशन होती हैं वो पहले से बहुत ज़्यादा नेगोशिएटेड नहीं होती हैं, इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा रहती हैं, जिससे डेट ट्रैप में फंसने का खर्च आपका चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और आप लोन की वसूली के लिए जिस जिस तरह के मीन्स का यूज किया जाता है ना, वो कभी कभी इनह्यूमन हो जाते हैं, है ना। हमने बहुत सारे सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियो क्लिप्स देखी होंगी, कैसे लोन वसूलने वाले लोग जाते हैं एंड जब लोन लेने वाला पर्सन घर पे नहीं मिलता है तो उसके घर वालों के साथ, उसके बच्चों के साथ, उसकी वाइफ के साथ, उसके पेरेंट्स के साथ मिसबिहेव किया जाता है, मारा पीटा जाता है, बदतमीजी की जाती है ना। जबकि जब आप बैंक और एनबीएफसी से लोन लेते हो तो ऐसा कुछ नहीं होता है ना, आपकी डिग्निटी का पूरा ख्याल रखा जाता है ना। तो ये डेटा वही कह रहा है कि जब आपने लोगों को बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी है 96% लोगों को, तो लोग क्यों जा रहे हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। एक डेटा शो किया है ना, कि कैसे
है ना, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोग हैं, है ना, उन्होंने जो इंस्टीट्यूशनल तरीके हैं, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट मतलब बैंक एनबीएफसी से, है ना, लोन लेना 4.2% कम कर दिया है ना, पहले ले रहे थे अब कम कर दिया है। वेयर एज नॉन इंस्टीट्यूशनल तरीकों से लोन लेने में ग्रोथ हुई है कितने परसेंट की, 5.8% की ग्रोथ हुई है। ठीक है, वेयर एज अगर हम बात करें लोअर इनकम ग्रुप की, है ना, तो ये डेटा कहता है कि इसमें लोन का अमाउंट भी बढ़ा है, लोन के नंबर्स भी बढ़े हैं, है ना, और इंस्टीट्यूशनल से भी लोन लिया जा रहा है, नॉन इंस्टीट्यूशनल से भी लोन लिया जा रहा है। अब इंस्टीट्यूशनल की बात करें तो 10.4% जो लोन है वो कहां से लिया गया है इस ग्रुप में, नॉन इंस्टीट्यूशनल ग्रुप से लिया गया है, इंस्टीट्यूशनल बैंक एनबीएफसी वगैरह से लिया गया है। वेयर एज 12.6% कहां से लिया गया है, आपका नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट से लिया गया है। ठीक है, तो इस रिपोर्ट का जो मेन कंसर्न है वो नॉन इंस्टीट्यूशनल लोन को लेके है ना, कि इस तरह से, है ना, क्योंकि जब नॉन इंस्टीट्यूशनल सेंटर से हम लोन लेते हैं, हमने प्राइवेट मनी लेंडर से हमने लोन लिया, हमने माइक्रो फाइनेंसिंग कंपनियों से लोन लिया, तो उनकी जो टर्म एंड कंडीशन होती है, जो उनकी इंटरेस्ट होती हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होती हैं, और इससे खतरा क्या रहता है, डेट ट्रैप में फंसने का रहता है। और डेट ट्रैप का जो एंड होता है वो कहाँ होता है, सुसाइड। बहुत सारे लोग लोन की वजह से सुसाइड कर लेते हैं, बिकॉज इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा रहता है, टर्म एंड कंडीशन बहुत ज़्यादा हार्श होती है ना। तो इस रिपोर्ट से प्रधानमंत्री जनधन स्कीम का जो दूसरा ऑब्जेक्टिव था लोन फैसिलिटी अवेलेबल कराने का, है ना, तो गवर्नमेंट को एक मिरर दिखाने का काम करता है ये डेटा। ठीक है, दिस सेगमेंट विच अर्न 1-2 लाख इन ए ईयर सॉ ए ग्रोथ ऑफ 5.8% इन नंबर ऑफ हाउस होल्ड बोरिंग फ्रॉम इनफॉर्मल और नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट इंक्लूडिंग मनी लेंडर, चिट फंड और फ्रेंड। ठीक है, तो गवर्नमेंट को जरूर इस स्कीम की तरफ एक बार दोबारा से गो थ्रू करना चाहिए, बिकॉज, है ना, कि अगर हम कोई फैसिलिटी दे भी रहे हैं और उसके बाद भी हमारे लोगों को कोई फायदा नहीं मिल रहा है, उसके बाद भी सुसाइड बढ़ते जा रहे हैं, डेट ट्रैप बढ़ते जा रहे हैं, तो ये किसी भी एंगल से पीएम जनधन स्कीम की विक्ट्री तो नहीं कही जाएगी। तो इस स्कीम की तरफ और इस डेटा की तरफ गो थ्रू करना चाहिए टू अवर गवर्नमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, फ्रॉम मार्जिन टू द सेंटर। तो ये आर्टिकल है, एडिटोरियल है ना, जो आया है ब्रिक्स से रिलेटेड। तो अभी हाल ही में ब्रिक्स 2025 कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है ये, ब्राजील। ब्राजील की कैपिटल रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, और बहुत सारे इशू को डेवलप किया गया, बहुत सारे इशू को डिस्कस किया गया, बहुत सारे इश्यूज को इनोवेट किया गया, है ना, और खास करके इस ब्रिक्स समिट में जो फोकस रहा वो रहा ग्लोबल साउथ। ठीक है, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर जहां भी जाते हैं, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, ग्लोबल साउथ की बात जरूर होती है ना। ग्लोबल साउथ क्या है, साउथ के जो कंट्रीज हैं जो कॉमन हिस्ट्री, कॉलोनियल हिस्ट्री, कॉमन हेरिटेज शेयर करते हैं, है ना, उनको इंक्लूसिवली साथ लेके चलने का एजेंडा है ग्लोबल साउथ। तो ब्राजील के जो ब्रिक्स 2025 समिट है उसमें भी ग्लोबल साउथ को लेके बहुत बात हुई, बिकॉज इंडिया और ब्राजील दोनों ही ग्लोबल साउथ से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे इश्यूज पर इसमें बात हुई है ना, लाइक पेमेंट सिस्टम को लेके बात हुई है, ब्रिक्स पे की, है ना, जैसे फोन पे होता है वैसे ही ब्रिक्स पे की भी बात हुई है। इसके अलावा लोकल करेंसी में ट्रेड की भी बात हुई है। ठीक है, आप 2001 में इमेजिन किया गया एक ग्रुप, एक गोल्डमैन सैच में बैठे एक इकोनॉमिस्ट जिम ओनील, है ना, उन्होंने बस एक इमेजिन किया था कि अगर ये 4 कंट्री साथ में आ जाएं तो एक पावरफुल ग्रुप बन सकता है। एंड आज आफ्टर 25 ईयर्स, है ना, इट इज गोइंग टू बिकम द मोस्ट पावरफुल ग्रुप ऑन द प्लेनेट। आने वाले टाइम पे शायद यूनाइटेड नेशन को भी पीछे छोड़ दे, शायद वर्ल्ड बैंक को भी पीछे छोड़ दे, G7 या G20 की तो बात ही छोड़ दो इसमें। ठीक है, कब आया था इसका कॉन्सेप्ट, 2001। किसने दिया था, जिम ओ नील। ठीक है, गोल्डमैन सैच एक इकोनॉमिक फर्म है, उसके लिए काम करते हैं ये, और इन्होंने ये आइडिया दिया था। अब हालांकि इनकी जो डेफिनेशन थी उसमें ब्रिक था, BRIC, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका नहीं था,
है ना। 2006 में पहली मीटिंग हुई ब्रिक की, है ना। लेटर ऑन 2009 में साउथ अफ्रीका के लिए अप्रूवल दिया गया एंड 2010 से ब्रिक हैज बिकम द ब्रिक। ठीक है, अभी करंटली इसके मेंबर कितने हो चुके हैं? 10 मेंबर्स हो चुके हैं इसके। इसी साल अभी ब्राजील ने इंडोनेशिया को वेलकम किया है, इंडोनेशिया इसी साल ब्रिक्स का मेंबर बना है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे जो पार्टनर स्टेट हैं, है ना, 10 से ज़्यादा पार्टनर स्टेट को इसमें इंक्लूड किया गया है। अगर बात करें ब्रिक्स की डेप्थ की कि ब्रिक्स की इकोनॉमिक डेप्थ क्या है, ब्रिक्स की जियोपॉलिटिकल डेप्थ क्या है, ठीक है, तो ये टोटल ग्लोबल इकोनॉमी का 35% ब्रिक्स से बिलोंग करता है। इसके अलावा लगभग 40% पॉपुलेशन और 40% लैंडस्केप। ठीक है, तो कुल मिला के, है ना, अगर स्ट्रेटेजिकली भी देखें, लैंड वाइज भी देखें, इकोनॉमिकली भी देखें और जीडीपी वाइज भी देखें, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट पावरफुल ग्रुप ऑन प्लैनेट टुडे। ठीक है, तो पिछले साल इसकी मीटिंग रशिया में हुई थी, है ना, जहाँ ब्रिक्स करेंसी की बात हुई, है ना, बट इस बार डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद, है ना, ब्रिक्स करेंसी को थोड़ा साइडलाइन कर दिया गया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि अगर आप ब्रिक्स करेंसी लेके आओगे तो मैं सारे ब्रिक्स कंट्रीज पे क्या लगा दूंगा? सैंक्शन लगा दूंगा। तो अब कुछ मेंबर्स ऐसे आ गए हैं जो थोड़े प्रो यूएसए हैं, है ना, नहीं चाहते यूएसए को नाराज करना, है ना, जो ब्रिक्स के मेंबर बन गए हैं, है ना, तो उन्होंने बोला कि भाई ब्रिक्स करेंसी को ड्रॉप करते हैं, है ना, क्या करते हैं, लोकल करेंसी प्रमोट करते हैं कि, है ना, मान लो इंडिया एंड ब्राजील है ना, तो इंडिया रियाल को एक्सेप्ट करे जो ब्राजील की करेंसी है, और ब्राजील इंडियन रुपी को एक्सेप्ट करेगा, तो लोकल करेंसी में ट्रेड किया जाएगा। ठीक है, एक ऐसा पेमेंट सिस्टम डिस्कस किया जाएगा, एक डेवलप किया जाएगा, इनोवेट किया जाएगा, है ना, जिसका नाम ब्रिक्स पे होगा, जिससे हम क्या कर सकेंगे, ऑनलाइन पेमेंट कर सकेंगे एक दूसरे के कंट्रीज में लोकल करेंसीज में। ठीक है, और अदर हाईलाइट्स की बात करें ब्रिक्स के, तो ब्रिक्स का जो इस बार का थीम था वो था स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। ठीक है, अब इंडोनेशिया एज अ न्यू मेंबर ज्वाइन किया है। 11 न्यू ब्रिक्स पार्टनर कंट्रीज वेलकम। कौन कौन है? बेलारूस, बोल्विया, कजाकिस्तान, क्यूबा, नाइजीरिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, युगांडा, उज्बेकिस्तान। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली नाइजीरिया को भी जल्दी ब्रिक्स का मेंबर बना लिया जाएगा। ठीक है, तो ये ब्रिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन है। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ब्राजील की कैपिटल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ईयर कहाँ होने वाला है? ये इंडिया में होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो आज के द हिंदू में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम कल यानी कि 14 जुलाई के द हिंदू के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।